कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम चिहिरो है वो टीवी में ज़ॉम्बी मूवी देख रहा है। वास्तव में चिहिरो को ज़ॉम्बी बहुत पसंद है। वह ज़ॉम्बी लड़की के साथ प्यार के सपने भी देखता है। जब वह अपने मन की यह बात अपने दोस्तों को बताता है तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि यह किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। चिहिरो के फैमिली में उसके पापा, छोटी बहन, दादाजी और एक प्यारी सी बिल्ली बाबू है। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। फिलहाल उनकी फैमिली स्टेबल है और खुश है। एक दिन बाबू, जो कि उनकी बिल्ली थी, वह कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। अपने इस खास फैमिली मेंबर के चले जाने पर पूरे परिवार में मायूसी छा जाती है। चिहिरो तो घर से निकलना ही बंद कर देता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। पिछले साल उसे अपने अंकल के गांव की लाइब्रेरी से एक प्राचीन किताब मिली थी जिसमें कि मरे हुए को पुनर्जीवित करने का टोटका लिखा हुआ था। वह इस पर विश्वास तो नहीं करता पर उसे अपने साथ ले लेता है। अब वह बाबू को फिर से जीवित करने का एक असंभावित कोशिश करता है। वह इस टोटके को एक खाली पड़े बिल्डिंग में करना शुरू करता है। तभी एक शाम उसे एक काले बालों वाली लड़की बिल्डिंग के नीचे बने हुए कुएं में चीखते हुए दिखती है। वह घबरा जाता है। अगले दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है तो उसका एक दोस्त यशुडा उसे बताता है कि सेंका गर्ल्स एकेडमी में प्रिंसिपल की बेटी ने एडमिशन लिया है। उसका नाम रे है और वह बहुत ही खूबसूरत है। पर ऐसा लगता है कि चिहिरो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगली शाम वह फिर से अपने काम को आगे बढ़ाता है और उस शाम को भी वह काले बालों वाली लड़की फिर से उस कुएं के पास आती है और कुएं में झुककर जोर से चिल्लाते हुए कहती है उसे यह जीवन पसंद नहीं है और वह किसी दूसरे परिवार में पैदा होना चाहती है। उसके फादर उसके ग्रोथ को देखने के लिए उसकी नंगी तस्वीरें लेते रहते हैं। वह इससे छुटकारा चाहती है। उस लड़की की इन बातों को चिहिरो खिड़की से छुपकर सुन रहा होता है। वह ऐसी बातों को सुनकर चौंक जाता है और उसके हाथ की बोतल गिर जाती है। बोतल की आवाज से वह लड़की चिहिरो को देख लेती है और दोनों में ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होता है। हमें पता चलता है कि ये लड़की ही रे है जो कि अपने फैमिली से परेशान है। उनमें कुछ बातें होती है। चिहिरो उससे अपना प्लान शेयर करता है कि वह अपनी बिल्ली बाबू को जिंदा करने पर काम कर रहा है। रे को यह सब इंटरेस्टिंग लगता है और वह उसकी मदद करने की पेशकश करती है। रे ज़ॉम्बी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसीलिए चिहिरो उसे एक ज़ॉम्बी मूवी दिखाता है। उसके बाद घर जाते हुए रे फिसल कर गिर जाती है और उसकी पेंटिंग चिहिरो को दिख जाती है। रे घबरा कर अपना कपड़ा ठीक करती है पर चिहिरो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो कंफर्टेबल हो जाती है। रे अपने फैमिली के बारे में सोचती है जहाँ उसके पिता बचपन से ही उसे कामुक नजर से देखते थे। उसकी माँ आर्या भी उसका उतना ज्यादा केयर नहीं करती। उसके पिता हर साल बिना कपड़ों के उसकी तस्वीरें लेते थे। पहले तो रे को यह सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब रे ने इन बातों को अपने फर्स्ट फ्रेंड को बताया तो वह सुनकर चौंक गई और उसे समझाया कि ये नॉर्मल नहीं है, उसे इसका विरोध करना चाहिए। फलस्वरूप जब रे के फादर डेनी उसे कामुकता से छूने आते हैं तो वो उसका पहली बार विरोध करती है। अगले दिन रे को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड और फैमिली को शहर से जबरदस्ती निकाल दिया जा रहा है। डेनी रे से कहता है कि अगर कोई भी उसके रास्ते में आएगा तो वह उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। इसलिए रे भी इस जिंदगी से हताश हो चुकी है। अगली शाम जब रे काढ़ा बनाने में चिहिरो की मदद कर रही होती है तब वह उसे कहती है कि अगर वो किसी कारण से मर जाए तो मुझे ये काढ़ा पिलाकर फिर से पुनर्जीवित कर देना। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो उस काढ़े को बाबू को पिलाता है। तभी रे चुपके से एक शीशी में काढ़ा भरकर उसे अपने पास रख लेती है। काफी वेट करने के बाद भी बाबू पर काढ़े का कोई असर नहीं होता। निराश होकर चिहिरो डिसाइड करता है कि वह अगले दिन बाबू को दफना देगा। रे को किसी कारण से चलने में तकलीफ हो रही होती है तो चिहिरो उसे उठाकर अपने साइकिल में बैठा देता है और उसे घर तक छोड़ने निकल जाता है। रास्ते में वह रे को बाबू के फ्यूनरल में आने को कहता है। उसके बाद रे लुक छिप कर अपने घर में घुसती है, लेकिन डेनी उसे चिहिरो के साथ बात करते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से वह घर में उस पर हाथ भी उठाता है। चिहिरो बाबू के उस बॉक्स को घर ले आता है। वहाँ उसकी कजन सिस्टर रैंको भी होती है। अचानक से वह बॉक्स खुलता है और बाबू वहाँ से उछलते हुए निकलकर खिड़की से बाहर चला जाता है। उधर रे डिसाइड करती है कि वो उस काढ़े को पीकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि भले ही वह काढ़ा बाबू को फिर से जिंदा नहीं कर सका, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे जहरीले रसायन हैं जो कि उसे आसानी से मार डालेंगी। यह सोचकर वह उसे पी लेती है पर उसे कुछ नहीं होता। अगली सुबह डेनी कल रात की हरकत पर रे से माफी मांगता है, साथ ही उसका स्कूल जाना भी बंद करवा देता है। रे कमरे से बाहर निकलकर चुपके से उनकी बातों को सुनने लगती है, जहाँ डेनी अपने नौकर से कह रहा होता है कि वो चिहिरो को नामर्द बना दे। उधर मेरो और रैंको चिहिरो की अजीबोगरीब कोशिशों को देख रहे थे, जो कि वह ज़ॉम्बी बाबू को पेड़ से नीचे उतारने के लिए कर रहा था, लेकिन बाबू उनकी ओर न आकर दूसरी ओर चला जाता है। वह एक टनल में घुस जाता है। चिहिरो भी उसे फॉलो करते हुए उसके अंदर घुस जाता है। रैंको भी चिहिरो के पीछे पीछे टनल में घुस जाती है, लेकिन वह आगे जा नहीं पाती। अपने बड़े पिछवाड़े की वजह से वो वहीं पर फंस जाती है। उधर रे चिहिरो के स्कूल चली जाती है, जहाँ वो चिहिरो के दोस्त यशुडा से कहती है कि उसकी जान खतरे में है। चिहिरो स्कूल नहीं
गया क्योंकि वह तो बाबू के पीछे है। बाबू हाइड्रेंगिया नामक पौधे के नेचुरल गार्डन में पहुंच जाता है और उसके पत्ते को खाने लगता है। ये वही पौधे थे जिसके फूल से चिहिरो ने वह जादुई सीरम तैयार किया था। रे चिहिरो को ढूंढते हुए उसी घर की तरफ जा रही होती है कि तभी डैनी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे अपना प्यार दिखाना चाहता है और फंसाना चाहता है, लेकिन रे उस पर विश्वास नहीं करती। तभी बाबू उन दोनों के बीच आ जाता है। डैनी को शायद बिल्लियाँ पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे मारने के लिए छड़ी उठाता है, लेकिन गलती से रे को धक्का लग जाता है और वह पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। चिहिरो नीचे खड़ा यह सब देख रहा होता है। रे जमीन पर पड़ी है और मर चुकी है। इसे देख चिहिरो रोने लगता है, लेकिन तभी रे चिहिरो को पुकारते हुए खड़ी होती है। चिहिरो यह देखकर चौंक जाता है। वो चिहिरो के पास आती है और उससे गले मिलती है और कहती है कि तुमने वादा किया था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरा ख्याल रखोगे। चिहिरो को पता चल जाता है कि जरूर उसने भी सीरम पी रखा है, इसलिए वो मरने के बाद भी जिंदा है। डैनी रे को ऐसी स्थिति में देख दुखी होकर उसके पास आता है, लेकिन रे हंसते हुए उसे कहती है कि वो मर चुकी है और अब वह उसकी बेटी नहीं रही। यह सुनकर वो लोग मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। डैनी उदास होकर बाथरूम में सोच रहा होता है कि उससे आखिर गलती हुई कहाँ। बाहर उसकी नौकरानियाँ बात करती है कि रे एक लड़के के साथ भाग गई है। यह सब बातें आर्या सुन लेती है और वह बाथरूम के अंदर घुस जाती है और गुस्से से रे के बारे में डैनी से पूछती है। वो बहुत दुखी होकर कहता है कि चिहिरो ने उसकी बेटी पर काला जादू करके उसे भ्रष्ट कर दिया है। इधर रे चिहिरो के घर में अपने खुद के कटे फटे शरीर की सिलाई कर रही होती है। उसे ऐसा करने में किसी भी तरह की दर्द की अनुभूति नहीं होती, पर चिहिरो अभी तक घबराया हुआ है। वो रे को खुश देखकर कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन पर खुश कैसे हो। रे हंसती है और कहती है कि वो खुश है क्योंकि यह पहली बार है जब वो किसी लड़के के कमरे में है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही है। वह ज़ॉम्बी बनकर खुश है। चिहिरो उससे पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि ज़ॉम्बी बनकर तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वो कहती है कि मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुमने मेरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया है। चिहिरो खुद सोच में पड़ जाता है। बातों ही बातों में रे चिहिरो को किस करने ही वाली होती है कि तभी बाहर से रैंक को चिल्लाते हुए चिहिरो को पुकारने लगती है। रे रुक जाती है और चिहिरो बाहर निकल जाता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो पाता है कि रे बिना कपड़ों के फ्लोर पर लेटी हुई है। थोड़ी देर के लिए वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों लेटी है। रे कहती है कि उसका शरीर हार्ड हो रहा है। चिहिरो सोचता है कि इसे वापस कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ऐसे तो वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगी। वह रे का बिस्तर कबर्ड के अंदर बना देता है ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे और उसे ठीक करने का उपाय सोचता है। चिहिरो का घर जो कि एक पारंपरिक टेम्पल ही है। टेम्पल की सफाई में सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। चिहिरो का काम टेम्पल के फ्लोर को साफ करना है। वह सफाई करते हुए सोचता है कि उसे इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि रे के साथ होना चाहिए था। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सुना है तुमने फिर से घर में एक नई बिल्ली लाई है। चिहिरो उन्हें बताता है कि ये बिल्ली नई नहीं है बल्कि बाबू ही है। उसके दादाजी यह सुन लेते हैं। वो भी चिहिरो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि ये बाबू ही है। उसको मेरे बनाए हुए रीएनिमेशन पिल से जिंदा किया गया है। यह सुनकर चिहिरो चौंक जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो टोटका आपने लिखा था, लेकिन उसके दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें भूल जाने की बीमारी ही है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर चिहिरो के डैड और बहन को चिहिरो की बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि काम से भागने के बजाय काम पर ध्यान दो। इधर रैंको चुपचाप से चिहिरो के कमरे में घुस जाती है और उसके ज़ॉम्बीज़ डीवीडी के कलेक्शन को देखने लगती है। तभी उसे वहाँ एक काला लंबा बाल दिखता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये है किसका। फिर उसकी नजर उसी कबर्ड पर जाती है जहाँ रे को रखा गया था। जब वह उस कबर्ड को खोलती है तो वह जगह खाली होता है, पर अचानक छत से रे रैंको के ऊपर गिर जाती है और उसकी बाजुओं को पकड़ लेती है। रैंको उसे देखकर चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। चिहिरो दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि वास्तव में रे रैंको के शरीर को चाट रही थी। फिर रे जब चिहिरो को देखती है तो वह रैंको को छोड़कर उसे पकड़ लेती है और उसे एक लंबी लिप किस कर देती है। रैंको को पता चल जाता है कि रे भी बाबू की तरह जिंदा नहीं है। वो चिहिरो को रे का हत्यारा मानती है और उस पर कूद पड़ती है। वो देखते हैं कि रे बाबू को फॉलो करते हुए बाहर निकली जा रही है। चिहिरो रैंको को उसके दादाजी को बुलाने को कहता है और खुद उनके पीछे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो पाता है कि रे और बाबू उसी हाइड्रेंगिया के बगीचे में जाकर उसके पत्ते खा रहे थे। वो देखता है कि उस पत्ते को खाकर रे वापस से पहले की तरफ बनती जा रही है। जब रे की कॉन्शियसनेस वापस आती है तो वह खुद को नंगा पाकर शर्म से चीख उठती है। चिहिरो उसकी तरफ अपनी शर्ट फेंकता है और अपने दादाजी के पास जाता है। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि मरे हुए को जिंदा रखने के लिए वो सीरम 100% उपाय नहीं है। एक न एक दिन उसका शरीर नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन हाइड्रेंगिया के पत्ते इसके खत्म होने की दर को कम जरूर कर देते हैं। जब चिहिरो के पिता भी रे को देख लेते हैं तो वो चिहिरो को उसके बारे में पूछते हैं। चिहिरो साहस जुटाते हुए कहता है कि वो उसकी दोस्त है और उनके साथ रहना चाहती है। उसके पिता रे को उसके साथ रहने की अनुमति दे देते हैं
और कहते हैं कि यह जानकर अच्छा लगा कि तुम ज़ॉम्बी के अलावा दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट रखते हो। बेचारे बाबूजी को यह पता ही नहीं कि रे भी एक ज़ॉम्बी ही है। चिहिरो रे की पूरी तरह निगरानी रखने लगता है और उसके हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने लगता है ताकि उसके बॉडी का छोटा सा भी विघटन उसे पता चले। वह रे को अपनी अधिक से अधिक बॉडी दिखाने को कहता है। रे शर्मा जाती है पर चिहिरो उसे बताता है कि यह केवल रिसर्च पर्पस के लिए है। वे दोनों बाहर भी जाते हैं लोगों के बीच। रे के चलने का ढंग और लोगों का उनको देखने का नजरिया, सभी चीजों का वह नोटिस करने लगता है ताकि वो अधिक से अधिक सुधार लाकर लोगों के सामने नॉर्मल कपल बन सके। रे कहती है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने जिंदगी के सुखों को जाना है और वह इसे अब खोना नहीं चाहती। चिहिरो उसे विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।